नमस्कार। आप सभी का आरबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10th का भौतिक विज्ञान का लेसन नंबर 1, वैसे बुक का लेसन नंबर 10 है। लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हमें लेसन के नाम की परिभाषा जानते हैं। पाठ के नाम की परिभाषा अपनी क्या होगी। तो अपना सबसे पहले अपना टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन की घटना होती क्या है, तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अपनी हेडिंग हो गई प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि मान लो कोई एक समतल पृष्ठ है। ये अपना हो गया समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ में हम कांच ले सकते हैं। ये हो गया अपना एक समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ की विशेषता होती है एकदम सीधा पृष्ठ है। हमने एक समतल पृष्ठ ले लिया और समतल पृष्ठ की विशेषता देखते हैं। इसके बाद में प्रकाश के परावर्तन की घटना के बारे में। इसमें दो प्रकार की किरणें होती है। एक आने वाली किरण होती है जिसका नाम होता है आपतित किरणें, और जाने वाली किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। ये घटना किस प्रकार होती है उसके बारे में देखते हैं। ये प्रकाश की घटना है। तो मान लो कि यहाँ पर कोई टॉर्च हो सकती है या सूर्य हो सकता है। मान लो हम सूर्य मानते हैं, तो सूर्य से जब कोई प्रकाश की किरण इस समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, मतलब आने वाली किरण का नाम हो जाएगा अपना आपतित किरण। आने वाली किरण का नाम हो जाएगा अपना आपतित किरण। भाई जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात इसकी विशेषता क्या होती है, जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होती है। मान लो कि किरण ऊपर से आई है तो वापस ऊपर की तरफ होगी। आने वाली किरण का नाम होगा अपना आपतित किरण और जाने वाली किरण का नाम होगा अपना परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आने वाली किरण होगी अपनी आपतित किरण और जाने वाली किरण होगी अपनी परावर्तित किरण। और इन दोनों की विशेषता होती है, इन दोनों के बीच में अपना ये हो गया अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण I बनाएगी और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण R बनाएगी। इसकी खास विशेषता ये होती है कि ये अपना बीच वाला हो गया अभिलंब। अभिलंब, इसकी मेन विशेषता ये होती है कि प्रकाश की परावर्तन की घटना में होता है क्या है कि प्रकाश की जो आपतित किरण होती है वो अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतनी अपनी परावर्तित किरण बनाती है। कहने का मतलब हो गया कोण I और कोण R का मान इसमें बराबर होता है। कोण I अपना हो गया, कोण I बराबर हो गया अपना आपतन कोण। आपतन कोण। और कोण R बराबर हो गया अपना परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये अपना मतलब एक नंबर का ऐसा आता है कि प्रकाश के परावर्तन का किरण चित्र आरेख बनाइए। तो एक नंबर का चित्र में आता है तो अपने को ये भी चित्र बनाना है। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए सूर्य अपना स्रोत हो गया, परिभाषा क्या बनेगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होती है। इसकी विशेषता क्या होगी, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण R बनाती है। कोण I और कोण R का मान बराबर होता है, मतलब जितना कोण, मान लो कि आपतित किरण अभिलंब के साथ यदि 45 डिग्री का कोण बनाती है तो अपना परावर्तन किरण भी अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। कोण I और कोण R का मान हमेशा बराबर होता है इसके अंदर। पहले इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होती है। ये होगी इसकी परिभाषा। दूसरा होगा प्रकाश के परावर्तन का किरण चित्र। ये अपना किरण चित्र हो गया। आने वाली किरण का नाम हो गया अपना आपतित किरण, जाने वाली किरण का नाम हो गया अपना परावर्तित किरण, बीच में आपका हो गया अभिलंब। आपतित किरण जितना अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उतनी अपनी परावर्तित किरण बनाएगी। ये आपका एक नंबर का डायग्राम आएगा तो इसमें पूछेगा प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन का किरण चित्र बनाइए, तो बनाने में अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधी सी बना देंगे। ये आपका हो गया अभिलंब, ये हो गया आपका समतल पृष्ठ
आने वाली किरण का नाम आपका आपतित किरण हो जाएगा, जाने वाली किरण का नाम आपका परावर्तित किरण हो जाएगा, बीच में आपका ये अभिलंब हो जाएगा, ये कोण आई हो गया, ये कोण आपका आर हो गया। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का किरण चित्र है। तो सबसे पहले इसकी होगी इसकी परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दूसरी होगी इसका किरण चित्र हो गया। तीसरा इसी के अंदर अपना टॉपिक आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम की बात करते हैं तो हेडिंग डालेंगे हमें इसी के अंदर है परावर्तन के नियम। परावर्तन के जो नियम है हम इस किरण चित्र को देख के बनाएंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं भाई। ये मान लो कि प्रकाश के परावर्तन का किरण चित्र है, जैसे नियम नंबर 1 की बात करते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का किरण चित्र है, ये किरण चित्र है। इस किरण चित्र को आप ध्यान से देखिए। आने वाली किरण का नाम हो गया आपका आपतित किरण है, जाने वाली किरण का नाम हो गया परावर्तित किरण है, और बीच में आपका हो गया अभिलंब। तो ये इसका नियम नंबर 1 है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि बिंदु पर है, आने वाली किरण आपतित किरण होगी, ये आपकी परावर्तित किरण होगी, और ये आपका हो गया अभिलंब। तो तीनों एक ही समतल पृष्ठ में है। तो देख सकते हैं इसमें नियम नंबर 1 हो जाएगा आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित परावर्तित, आपतित किरण और परावर्तित किरण है, और वह अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 1 हो गया प्रकाश के परावर्तन का। नियम नंबर 2 है अपना, नियम नंबर 1 हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। नियम नंबर 2 सीधी सी बात है, जितना आपका आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण आई बनाएगी, उतनी ही आपकी परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण आर बनाएगी। कहने का मतलब कोण आई और कोण आर का मान बराबर होता है। कहने का मतलब नियम नंबर 2 होगा आपका आपतन कोण आई, आपतन कोण आई वह परावर्तन कोण आर का मान बराबर होता है। का मान बराबर होता है। ये आपका टॉपिक है अर्थार्थ, नीचे लिख सकते हैं अर्थार्थ। कोण आई बराबर है कोण आर। अब सीधी सी हम बता सकते हैं ये अपना टॉपिक है जो प्रकाश का परावर्तन था, इसकी पूरी विशेषता हमने बता दी। सबसे पहले इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या होगी? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह आपका हो गया किरण चित्र। 1 नंबर का किरण चित्र आएगा, अलग से आएगा तो एवरेज से पसंद आता है। 3 नंबर का आता है 1 नंबर की परिभाषा, 1 नंबर का किरण चित्र और 1 नंबर आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। तो नियम की बात करते हैं। नियम इसके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और वह अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नियम नंबर आपका 2 हो गया, मतलब ये किरण आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण आई बनेगी उतना कोण अपना आर बनेगा। कहने का मतलब कोण आई और कोण आर का मान अपना होगा बराबर। इसको आप आराम से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना प्रकाश का परावर्तन हो गया। अगला टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना क्या है। दूसरा है अपना ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना की बात करते हैं। इस लेसन में ये देखो प्रकाश के अपवर्तन का वैसे किरण चित्र दे रखे हैं, वैसे इसका टॉपिक आगे है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ। अपवर्तन की परिभाषा क्या होगी? ये आपका किरण चित्र दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? ये देखो आने वाली किरण का नाम होगा आपतित किरण, ऐसे इसका किरण चित्र बनता है, आपको पता है, इसमें दे रखा है, सीधी सी बात है। ये आपकी कांच की एक आयताकार सिली होगी, आने वाली किरण का नाम आपतित किरण है। इसमें क्या होता है? माध्यम 2 होते हैं। ये विरल माध्यम ऊपर वाला, अंदर वाला सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें पाठ का जो पहला टॉपिक हो गया अपना प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे अपना कौन सा टॉपिक दे रखा है।
और एक अपना इसमें एक इक्वेशन बनता है कि प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो उसकी बात करते हैं हम। प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, मतलब है हम सबसे ज्यादा उस बात होगी सूर्य की। ये अपना पहला टॉपिक हो गया प्रकाश की परावर्तन की। इसमें आपका दे रखा है, आप देख सकते हो कि इसमें आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम दे रखे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आर, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है, जो बात मैंने आपको नियम के अंदर बता दिए हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम है। परिभाषा मैंने आपको बता दी। परिभाषा क्या होती है, कोई प्रकाश की किरण की समतल पृष्ठ से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में जाएगी, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस किताब में आपके अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं, वैसे परिभाषा दे रखी है, वो परिभाषा हम बुक के माध्यम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद अगला अपना दूसरा टॉपिक होगा इस पार्ट लेसन का, गोलीय दर्पण या दर्पण की बात करते हैं। पहले सबसे पहले हम दर्पण की बात करते हैं, दर्पण होता है क्या है, दर्पण की विशेषता देखते हैं। सबसे पहले हम दर्पण के बारे में बात करते हैं, दर्पण की बात करते हैं। दर्पण होता है क्या चीज है, आप सब जानते हो दर्पण के बारे में। एक तो नॉर्मल जो कांच होता है, कांच होता है आपका पारदर्शी, कांच होता है आपका पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होते हैं जो हम अपने घर में काम लेते हैं, मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो तो आपका कांच होता है। यदि कांच के एक साइड में हम लोग पेंट या पॉलिश कर देते हैं तो उसमें मतलब जैसे हम किसी अपने घर में कांच में दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं अपने को, जो अपना एक तो बिंब होता है, हम खुद बिंब होते हैं, सामने दिखाई देता है, वो प्रतिबिंब होता है। दर्पण की यही विशेषता होती है कि उसके कांच के एक साइड में पेंट या पॉलिश कर देते हैं, उसे अपना बोलते हैं दर्पण है। और दर्पण आपके होते हैं दो प्रकार के। एक नंबर आपका दर्पण होगा समतल दर्पण। एक नंबर आपका दर्पण कौन सा हो गया, समतल दर्पण। समतल दर्पण की क्या विशेषता होती है वो भी अभी आपको बता दूंगा। और दूसरा होगा आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण सबसे पहले हमें एक नंबर पर हम बात करेंगे समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण होता क्या है अपना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण की क्या विशेषता होती है, तो बात करते हैं समतल दर्पण। ये अपना हो गया हेडिंग, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की विशेषता होती है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण की क्या विशेषता होती है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। जैसे हम अपने घर में काम लेते हैं, जो दर्पण काम लेते हैं चेहरा देखने के लिए, वो जो दर्पण है वो आपका एक प्रकार का समतल दर्पण होता है। मतलब उसमें किसी व्यक्ति की जितनी आकृति बाहर होगी उतनी उसके अंदर दिखाई देगी, जितनी हाइट अंदर बाहर होगी उतनी उसके अंदर दिखाई देगी, वो उसकी विशेषता होती है। इसका मतलब मेन परिभाषा यही है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा होता है। मतलब उसकी एक विशेषता और होती है, समतल दर्पण में हम किसी बिंब को देखते हैं तो उसका दायां भाग अपने को बायां दिखाई देता है। जैसे समतल दर्पण में अंग्रेजी अक्षर है, वर्णमाला अंग्रेजी का अक्षर का वर्णमाला जो अक्षर पी है, पी को समतल दर्पण में देखने पर क्यों दिखाई देता है, मतलब है वो घटना होती है समतल दर्पण के पार्श्व परिवर्तन की। पार्श्व परिवर्तन की घटना क्या होती है कि समतल दर्पण में जो दायां भाग होता है वो बायां दिखाई देता है और बायां भाग अपना दायां दिखाई देता है, उस घटना को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण होता है क्या है। तो समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, तो पहले हो गया अपना, इसकी परिभाषा हो जाएगी समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। अब एक दो बात करते हैं प्रतिबिंब होता है क्या है। जैसे मान लो किसी दर्पण के सामने हम लोग जाके खड़े हो गए तो हम बिंब हो गए, उसके अंदर जो अपना छाया चित्र दिखाई देता है वो प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी और सीधा होगा। आभासी का मतलब होता है कि वस्तु के आकार के बराबर होगा, और सीधा जैसे हम लोग हैं उसके अंदर वैसे दिखाई देगा, ऐसा रहने के हम लोग उल्टे दिखाई देंगे, ऐसे कोई घटना उसके अंदर होती नहीं है। और समतल दर्पण की इसके अंदर की जो दूसरी आपकी परिभाषा है वो परिभाषा है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब भाग चेंज हो जाते हैं, पार्श्व परिवर्तन।
पार्श्व परिवर्तन के अंदर मैंने बता दिया आपको पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, पार्श्व परिवर्तन की विशेषता क्या होती है। तो पार्श्व परिवर्तन की विशेषता ये थी कि समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने पर उसका दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है, इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि समतल दर्पण में, इसका एग्जाम्पल हो गया अपना कि समतल दर्पण में समतल दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर P को देखने पर Q दिखाई देता है। पार्श्व परिवर्तन की सीधी सी बात है कि दायां भाग दिखाई देगा बायां, मतलब है जो दायां भाग है वो तो दिखाई देगा आपको बायां, और वह बायां भाग आपको दिखाई देगा दायां। बायां वाला भाग कैसे दिखाई देगा, दायां। तो इसकी परिभाषा सुन लो ध्यान से। पार्श्व परिवर्तन होता है क्या है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने पर उसका दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग अपना दायां दिखाई देता है, इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और समतल दर्पण खुद की विशेषता पूछे क्या होती है, इतनी विशेषता होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा होता है। ये अपना हो गया दर्पण का 1 नंबर टॉपिक था आपका समतल दर्पण। और दूसरा टॉपिक है अपना गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण की हम बात करते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। 1 नंबर हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिया, दूसरा है अपना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की क्या विशेषता होती है, इसमें आपकी परिभाषा दे रखी, यहाँ पर आप ध्यान से नोट कर सकते हो कि इसमें देखो आप परिभाषा को ध्यान से देख सकते हो। ऐसे दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं। अब सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि परावर्तक पृष्ठ होते क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से जाकर जो टकराती है ना, जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, जहां से प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में जाती है। प्रकाश के परावर्तन में घटना यही होती है, किरण जिस माध्यम से आपतित होगी पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होगी। जैसे ये हमने वहां पर इसमें बताया था कि जैसे ये हमने ले लिया एक समतल पृष्ठ ले लिया और यहाँ पर वो प्रकाश की किरण आपतित हो रही थी, वापस परावर्तित हो रही थी। तो ऊपर वाला भाग है, इस साइड में तो आपने पेंट या पॉलिश कर रखी है, लेकिन ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाले भाग पर ऊपर वाले भाग का नाम होगा परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि वहां से किरण टकराएगी और उसी माध्यम में अपनी वापस जाएगी। तो ये थी अपनी परावर्तक पृष्ठ। लेकिन उसका परावर्तक पृष्ठ होगा वो गोलीय होगा। गोलीय होने का मतलब हो गया समतल दर्पण में, गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ गोलीय कैसे होता है, सीधी सी परिभाषा होगी, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। कैसे होता है वो अभी आगे बताएंगे आपको। देखो इसमें दोनों तरफ अपने भाग सम्मिलित होते हैं। जैसे आगे देखो इसमें अपना ये अपने टॉपिक ले लिया अपना गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण की विशेषता पहले चलो पढ़ लेते हैं। परिभाषा हमने पढ़ ली इसकी, ये हेडिंग डाल दी हमने, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसा दर्पण जिसकी विशेषता क्या होती है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आपका गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। 1 नंबर आ जाएगा अपना अवतल दर्पण, 1 नंबर होगा आपका अवतल दर्पण, और 2 नंबर होगा आपका उत्तल दर्पण, 2 नंबर होगा आपका उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर हो गया आपका अवतल दर्पण है और दूसरा हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। हेडिंग नंबर 1 डाल दिया हमने, 1 नंबर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ये लो अपना हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, उसमें सीधी सी बात यही बोली थी कि आपका
गोलीय दर्पण दो दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण के दोनों भाग बनते किस प्रकार, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि ये गोला है, ये लो ये गोला। अब इस गोले के एक इधर वाला भाग हम लोग काट देते हैं, ये वाला भाग काट दिया, और एक हम लोग ये वाला भाग काट देते हैं, दो भाग काट देते हैं। इसमें आपको दो भाग प्राप्त होते हैं। कौन कौन से दो भाग प्राप्त हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो पहला वाला भाग इधर वाला हो गया, ये देखो ये वाला हो गया, एक भाग ये हो गया आपका, और दूसरा वाला भाग ये हो गया। अब हम दर्पण की विशेषता होती है, इसमें क्या करते हैं, एक भाग की तरफ हम पेंट या पॉलिश कर देते हैं। मान लो कि यदि इस दर्पण में हम लोग इधर की साइड में पेंट कर देते हैं, इधर की साइड पेंट कर देंगे, इसका मतलब इसका अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ होगा, मतलब अंदर की साइड प्रकाश की किरण आकर टकराएगी। और इसमें हमने बाहर की तरफ पेंट या पॉलिश किया, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अंदर की साइड में पेंट या पॉलिश कर देते हैं। तो आपको सीधी सी बात है, ये आपका जो दर्पण होगा, ये वाला दर्पण हो जाएगा अपना, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, वो आपका दर्पण होगा अवतल दर्पण है, और दूसरा वाला होगा आपका उत्तल दर्पण। तो आपके गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया अवतल दर्पण है और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, ये वाला इसका भाग है ना, ये अंदर वाला भाग, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो हमने पढ़ लिया कि गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण खुद की परिभाषा पढ़ ली। गोलीय दर्पण खुद की परिभाषा क्या होती है, ऐसा दर्पण जो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, और वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, उत्तल हो गया। अवतल की विशेषता हमने पढ़ ली, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर घुमा हुआ हो, अंदर से मतलब प्रकाश की किरण अंदर की ओर भाग की ओर आकर टकराएगी, बाहर की तरफ पेंट या पॉलिश किया होगा। और उत्तल की विशेषता हमने पढ़ ली, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, इसमें बाहर की तरफ है, इसमें आपकी अंदर की तरफ है। इसमें हम लोग देख सकते हैं गोलीय दर्पण की विशेषता दे रखी है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ये केंद्र की ओर वक्रित है, वो आपका हो गया अवतल दर्पण है। और दूसरी परिभाषा यहाँ दे रखी है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उसे अपना कहते हैं उत्तल दर्पण। यह आपकी गोलीय दर्पण की दोनों परिभाषा होगी। एक नंबर आपका हो गया उत्तल दर्पण है और दूसरा हो गया आपका अवतल दर्पण। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें, इस छोटे छोटे दो चार आपकी परिभाषा दे रखी है। एक नंबर आपकी परिभाषा है, देखो इसमें पहली परिभाषा है, छोटे छोटे दो तीन परिभाषा ये देखो आपका दे रखा है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण जिसके बाहर की साइड में पेंट या पॉलिश कर रखी है, अंदर के साइड में आपका परावर्तक पृष्ठ है। इसमें बाहर की तरफ अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पेंट या पॉलिश की होती है, इसमें नहीं, इसमें अलग कर दे। उत्तल दर्पण की विशेषता होती है जिसका परावर्तक पृष्ठ इसमें तो होता है अंदर की तरफ, इसमें आपको परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा बाहर की तरफ, दोनों विशेषता सेम होगी। अब इसमें एक दो छोटी छोटी परिभाषा दे रखी है। सबसे पहले आपकी परिभाषा दे रखी है ध्रुव। अब पता होना चाहिए ध्रुव होता है क्या चीज है। ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। इसकी विशेषता क्या होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है एकदम नॉर्मल सीधी सी बुक में, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग एक दर्पण बना देते हैं, चाहे उत्तल और चाहे उत्तल हो। जैसे मान लो कि हमने ये दर्पण ले लिया अपना, ये आपका अवतल दर्पण है, इसका जो ये मध्य बिंदु होता है, यहाँ जो मध्य बिंदु होगा इसका केंद्र बिंदु होगा, इसको ध्रुव पी बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा। परिभाषा नंबर 1 होगी, ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव को पी अक्षर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु दर्पण का ध्रुव पी कहलाता है। अब इसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं, ये वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। अब सीधी सी बात है, वक्रता केंद्र को प्रदर्शित करते हैं सी से। परिभाषा दूसरी है आपकी वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। हमने नॉर्मल सीधी सी बात है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि चाहे अवतल दर्पण और चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों ही किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं, तो उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाएगा। सीधी सी बात। परिभाषा क्या लिखी वक्रता केंद्र में, कि दर्पण होता है वो किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, और उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ पर इसकी परिभाषा दे रखी है, आप देख सकते हो।
गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, उसे सी से निरूपित करते हैं। नॉर्मल सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि जैसे ये आपका गोला है, इस गोले में एक साइड में आपका उत्तल दर्पण काट देते हैं, एक साइड में अवतल दर्पण काट देते हैं। मान लो ये आपका अवतल दर्पण है जिसके इधर की साइड में पेंट या पॉलिश कर दी हम लोगों ने, ये इसका मध्य बिंदु ध्रुव पी हो जाएगा और इस गोले का ये केंद्र वक्रता केंद्र आपका सी हो जाएगा। गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है और उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र सी कहलाता है। इसके बाद में अपनी परिभाषा नंबर आपकी 3 है वक्रता त्रिज्या। 30 रेटिंग है आपकी वक्रता त्रिज्या। तो बात करते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपकी। वक्रता त्रिज्या जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब नॉर्मल सीधी सी बात है भाई, वक्रता के अंदर आपका वक्रता के अंदर आपका सी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, क्या हो गया देखो, ये आपका वक्रता के अंदर सी हो गया, ये यहाँ पर आपका ध्रुव पी हो गया। इन दोनों के जो मध्य की दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा दे रखी है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। नॉर्मल सीधी सी बात है कि ये दर्पण है, जैसे आपका अवतल दर्पण, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग, इस गोले को हमने पूरा कर दिया, ये बिंदु तो आपका ध्रुव पी हो गया और ये इस वक्रता के अंदर यहाँ पर अपना सी हो गया। तो इस गोले की जितनी त्रिज्या होती है, कहने का मतलब सी व पी के बीच की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। किसी गोले का कटा हुआ भाग गोला हो गया, उस गोले के केंद्र सी से और पी के मध्य की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। ये इसकी परिभाषा दे रखी है। और इसकी सबसे लास्ट हेडिंग है आपकी मुख्य अक्ष। 5 परिभाषा है, दोबारा बता दूंगा आपको मैं अब जल्दी से। मुख्य अक्ष की विशेषता क्या होती है, देखो मुख्य अक्ष की विशेषता आपको सीधी सी बता दें। इसका वैसे किसी अलग नाम से इसको निरूपित नहीं करते। जैसे आपका मान लो कि सारी विशेषता बता देंगे। देखो ये जैसे ये हमने एक गोला ले लिया, इस गोले में मान लो ये आपका इतना सा एक दर्पण है, कोई कटा हुआ भाग, इसको दर्पण मान लेते हैं, ये इतना भाग काट रहे हैं जैसे अलग से, ये दर्पण हो गया। इस गोले का ये दर्पण का मध्य बिंदु परावर्तक पृष्ठ बिंदु ध्रुव पी हो गया, ये आपका यहाँ पर या जो केंद्र है वो सी हो गया, ये इन दोनों के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या आर होगी। अब सीधे सीधी मुख्य अक्ष की विशेषता क्या होती है, वक्रता के अंदर सी और ध्रुव पी से निकलने वाली सीधी रेखा को आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये हमने एक दर्पण ले लिया, जैसे नॉर्मल सीधी सी बात, ये हमने दर्पण दिया है, यहाँ बिंदु आपका ध्रुव पी हो गया, ये आपका वक्रता के अंदर सी हो गया। अब वक्रता के अंदर सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपकी मुख्य अक्ष की परिभाषा। ये आपकी 5 परिभाषा है। पहली ध्रुव हो गई पी, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव पी कहलाता है। दूसरी वक्रता केंद्र, कोई भी गोलीय दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता के अंदर सी कहलाता है। अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता के अंदर सी ध्रुव पी के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है। मतलब सीधी सी बात, किसी गोले की जो त्रिज्या होगी वो उसकी वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगी। और अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष, वक्रता के अंदर सी और ध्रुव पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को अपना मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपकी 3-4 परिभाषा थी। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हमने पढ़ भी लिया है। जैसे नॉर्मली सीधी बात, अवतल दर्पण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अवतल दर्पण आपका होता है क्या है, जैसे हम लोग वाहन में जाते हैं, ड्राइवर के पीछे का भाग मतलब बड़ा दृश्य छोटे रूप में देखने के लिए जो दर्पण काम लेते हैं वो आपका एक प्रकार का उत्तल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण की बात करते हैं, सजावटी सामान में भी अपना उत्तल दर्पण काम लेते हैं। अवतल दर्पण की बात करते हैं, गाड़ी के आगे की जो हेडलाइट होती है उसमें आपका अवतल दर्पण होता है। और जो शेविंग दर्पण होता है, जब हम किसी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में लड़कियां जाती हैं, हम थोड़ी जाते हैं, सीधी सी बात है। मतलब उसमें जो आगे आपका शेविंग दर्पण होता है, जहाँ पर मतलब नाई की दुकान की बात करते आगे का जो दर्पण होता है वो आपका एक प्रकार का अवतल दर्पण होता है, सीधी सी बात है। अगला टॉपिक हमने देखें, इसमें अगला अपना टॉपिक है, इसमें हमने छोटी छोटी परिभाषा पढ़ ली। इन दोनों चित्रों को देख आपको क्या लगता है, इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं कि एक है इसमें आपका ये वाला दर्पण है आपका अवतल दर्पण, और ये वाला दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। इसमें 2 परिभाषा बनती है। पहली परिभाषा बनेगी आपकी
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण। प्रश्न ये आता है आपका कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहने का कारण क्या होता है। तो अवतल दर्पण की विशेषता ये होती है, देखो ये आपका अवतल दर्पण बना रखा है, मैं आपको किरण चित्र बनाकर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका हो गया अवतल दर्पण, सीधी सी बात है, ये अवतल दर्पण हो गया। इसके बारे में हमने पढ़ा भी, इसका मध्य बिंदु ध्रुव पी कहलाता है। और ये आप ये की सीधी रेखा हो गई, यहाँ पर मान लो इसका वक्रता केंद्र सी हो गया। इस रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष, मैंने बताया भी था आपको मुख्य अक्ष। ये आपकी होगी मुख्य अक्ष, वक्रता के अंदर सी और ध्रुव पी से निकलने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव पी हो गया, ये वक्रता के अंदर आपका सी हो गया। अब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को ये एक बिंदु पर केंद्रित करता है और उत्तल दर्पण फैला देता है, इसीलिए उसको अपसारी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। अभिसारी दर्पण की विशेषता क्या होगी कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जैसे मान लो कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के मान लो ये कोई समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ये समांतर किरण आ रही है, एक किरण ऊपर से ले लेते हैं, एक किरण अपनी ले लेते हैं नीचे से, ये मुख्य अक्ष समांतर आने। अब इसमें होता है दर्पण में प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है, तो इसमें क्या होता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। और वो बिंदु कौन सा होता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो सीधी सी बात है, ये प्रकाश की किरण जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर वापस परावर्तित होगी, इस बिंदु से गुजरेगी यहाँ से, और ये वाली किरण अपनी वापस यहाँ से ऐसे गुजरेगी। ये आने वाली किरण आपतित किरण है, ये जाने वाली किरण आपकी परावर्तित किरण है। इस प्रकार का आपका किरण चित्र बनेगा और जहां से गुजरेगी ये मध्य बिंदु जो बिंदु होगा वो मुख्य फोकस एफ कहलाएगा। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया कि अवतल दर्पण क्या करते हैं। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होते हैं, ये ध्रुव पी हो गया, और ये अपना यहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु नहीं, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु गोले का केंद्र वक्रता केंद्र अपना सी हो गया। अब इसकी विशेषता देखना देख लेते हैं, इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। या आपकी मुख्य अक्ष के समांतर मान लो कि प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपको मुख्य अक्ष होगी, इसके समांतर होगी, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। मान लो कि जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर परावर्तित होगी। मान लो ये किरण यहाँ से निकलेगी और ये किरण अपनी यहाँ से निकलेगी, दोनों एक बिंदु से होकर निकलेगी, और जिस बिंदु से निकलती है उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो यहाँ पर एक परिभाषा और रेडी होती है, मुख्य फोकस की परिभाषा पूछते हैं तो भाई मुख्य फोकस हेडिंग डाल लेते हैं, भाई मुख्य फोकस होता है क्या है। ये लो, ये अपना हो गया मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को प्रदर्शित करते हैं अपना एफ से, ये मुख्य फोकस हो गया, मुख्य फोकस को प्रदर्शित करते हैं एफ से। इसकी परिभाषा क्या होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपका दर्पण हो गया, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी। इस रेखा का नाम मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, और लिख देता मुख्य अक्ष। अब सीधी सी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस एफ कहते हैं। और ये परिभाषा इसमें दे रखी है, देख सकते हो आप इसमें, कि वह सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये अपनी किताब की परिभाषा थोड़ी अलग है, और सरल परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं। यह होगी मुख्य फोकस की परिभाषा। और अवतल दर्पण को चित्र देख रहे हैं, ये आपका अवतल दर्पण के, इसमें आप देख सकते हो बीच वाली रेखा है, ये तो हो गई आपका ध्रुव बिंदु पी हो गया, ये यहाँ पर वक्रता के अंदर सी हो गया। तो ये वाली रेखा है, इस रेखा का नाम मैंने बता दिया आपको मुख्य अक्ष होता है। और बाकी की किरणें सारी अनंत से आ रही है, अनंत आ रही है, इसका मतलब ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें देख सकते हो आप, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। सारी की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। परिभाषा भी वही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम है
अभिसारी दर्पण। और आपकी दूसरी परिभाषा है उत्तल, और उत्तल का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ये वाला अभिसारी का चित्र था, या बुक में देख सकते हैं, ये आपका अपसारी का है। इसमें सीधी सी इसकी परिभाषा उल्टी होती है। देखो जैसे ये परावर्तक पक्ष, तो हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी, बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा, चाहे चित्र किसी भी बने, क्योंकि इसमें गोले का भाग इधर घुमा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पर पी हो गया और ये आपका इधर हो जाएगा सी। अब सीधी सी बात है, ये रेखा है, रेखा का नाम तो सेम ही है, वो रेखा है आपकी मुख्य एक्स। जैसे आप इसमें चित्र देख रहे हो, इसमें बहुत सारी लाइनें गुजार रखी है, हम 3 लाइनें गुजारेंगे, ये आपकी मुख्य एक्स होगी। अब इसमें आपको क्या होता है कि उत्तल दर्पण होता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण एक बिंदु पर केंद्रित करता है। देखो मुख्य अक्ष के ये समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, एक ऊपर से ले लेते हैं नीचे से, ये क्या करता है कि किरणों को फैलाता है और वो एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे मान लो कि जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर परावर्तित होगी, एक किरण ऊपर की तरफ निकल जाएगी, एक ऐसे नीचे की तरफ निकल जाएगी। अब इस बिंदुओं को मिलाएंगे हम लोग, मिलाएंगे कैसे? वैसे धीरे मिलाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये अपसारी दर्पण है। ये जैसे ऐसे ये बिंदु यहाँ पर पीछे की तरफ मिलेगी, ये आपका मध्य बिंदु, मुख्य बिंदु फोकस हो जाएगा। इसका मुख्य फोकस से आगे की तरफ होता है, इसका पीछे की तरफ होता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी की विशेषता होती है जिसमें प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, और वास्तविक में क्या होता है? जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इसमें देखो प्रतिच्छेद कर रही है, इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यही फर्क होता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टे होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधे होते हैं। और इसको अभी बता दिया हमने कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसीलिए उसको उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आप किरण चित्र ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, चीज एक ही है। इसमें मैंने ये देख लो, ये वाला जो बनने वाला किरण चित्र है, ये बनने वाला प्रतिबिंब है, ये एक प्रकार का वास्तविक है, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। वो बिंदु है आपका मुख्य फोकस, जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब जिसमें मिलती है या प्रतिच्छेद करती हो तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती है वो आपका हो गया आभासी प्रतिबिंब। और इसका ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहता है। इसमें तो मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आपका हो गया, ये इसमें दो दे रखा है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। और फोकस दूरी की बात करते हैं, फोकस दूरी सीधी सी बात है, ये ध्रुव P हो गया और ये F हो गया, इस दोनों के मध्य की जो दूरी है वो फोकस दूरी F कहलाती है। ध्रुव P और मुख्य फोकस F के मध्य की दूरी फोकस दूरी F कहलाती है। तो दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए। अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं कि एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, अपसारी कि वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं? आभासी। और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस F। और फोकस दूरी की परिभाषा ध्रुव P और मुख्य फोकस F के मध्य की दूरी आपकी फोकस दूरी F कहलाती है। वो भी सेम चीजें प्रदर्शित करता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस की बात करते हैं, ये वाला है। इसमें क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें बनने वाली किरणें देख लो, एक प्रकार की आभासी किरणें बन रही है, तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। और अगला हम बात करते हैं द्वारक की। एक छोटी सी परिभाषा और आ रखी है, याद देख लो, इसमें दे रखा है द्वारक क्या होता है। देखो गोलीय दर्पण के परावर्तक है, पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। नॉर्मल सीधी सी बात है, जैसे ये आपका एक गोला हो गया, इस गोले को हम लोग इतना काट रहे हैं, मतलब ये वाला भाग है, जैसे ये इतना सा भाग, ये आपका भाग किसी दर्पण का द्वारक कहलाता है। सीधी सी बात है। आगे क्या टॉपिक देखें, आगे क्या दे रखे हैं, आगे चलते हैं अपना। इसके बाद में अपना आ रखा है नॉर्मल सीधी सी बात है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण अवतल दर्पण से अलग बनते हैं और उत्तल दर्पण से अपने अलग बनते हैं।
कोयली दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टे होते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी व सीधे होते हैं, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद। आरबी क्लासेस के साथ में मैं कैलाश कुमार तरट।